पहले हमारी जो बोट वहाँ पाकिस्तान में कैप्चर होती थी तो पहले बोट के साथ सब लोग आते थे, लेकिन जब से गवर्नमेंट ने ये बंद कर दिया, लास्ट टाइम में 2013 में मैंने प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह से बात की थी, वहाँ उस टाइम 57 बोट को रिलीज किया था। उसके बाद का जो 22 बोट था वो अभी तक नहीं आया। मंत्री जी को जो हमारी दिक्कत है वो हम बताते रहते हैं, क्योंकि हमारी समस्या जो उसको नहीं बताए तो उसको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन हम जब भी बताते हैं लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आता। इतना साल हो गया। पहले एक बोट अभी बंदर में नहीं दिखती थी, अभी हमारा पूरा बोट या बंदर में रहता है। क्यों रहना पड़ता है उसको? फिशरमैन वोट किस तरीके से करते हैं? फिशरमैन का हमारा जो लोग फिशिंग में होते हैं वो जो वोटिंग का डेट होता है 7 तारीख का जो हमारा इलेक्शन है 7 तारीख को हमें वोटिंग करने का, लेकिन जो लोग समंदर में वो वोटिंग नहीं करेंगे। by Candid Dusting Powder। कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। इस समय आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कई सारे झंडे लगे हुए हैं और बोट्स खड़ी हुई हैं। ये सारे झंडे इन्हीं बोट्स की हैं और हम इस समय पोरबंदर में एक बंदरगाह पर खड़े हुए हैं। अब हम जब इस बंदरगाह पर आए तो हमने सोचा कि फ़िशरमैन्स और इन सब की समस्याओं को भी जाना जाए, फ़िशरमैन्स के बारे में जाना जाए और जाना जाए कि किस तरीके से यहाँ फ़िशिंग का काम होता है। यहाँ लगभग 5000 बोट्स हैं, हाँ, छोटी बड़ी मिला के लगभग 4500 बोट्स हैं और करीब 15000 लोग काम करते हैं। अब इस बारे में हमें बताने के लिए फ़िशरमैन बोट एसोसिएशन के एक्स प्रेसिडेंट मौजूद है हमारे साथ। प्रेसिडेंट को भी थोड़ा सा काम था तो वो चले गए, तो एक्स प्रेसिडेंट अश्विन जी हैं और छोटी बोट्स के प्रेसिडेंट भास्कर जी हमारे साथ हैं। ये लोग हमें बताएंगे। आप लोग इधर आ जाइए थोड़ा सा, तो ये पूरा बताएंगे। अच्छा, मैं सबसे पहले बिल्कुल बेसिक सवाल पर आता हूँ। जैसे उदय भटनागर को फ़िशिंग करनी है शुरू, तो कैसे, सबसे पहले क्या करेंगे? और फिशिंग का जो बिजनेस है वो हमारा ट्रेडिशनल जो फिशरमैन है वो फिशरमैन ट्रेडिशनल जो फिशरमैन है वो फिशिंग करने के लिए जाते हैं। सभी लोग फिशिंग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि समंदर में जाने वाले लोग, समंदर में जाने के लिए जो बहादुरी चाहिए वो सबके पास चाहिए। समंदर में सभी का काम नहीं है। तो इसके लिए एक अलग ट्रेनिंग टाइप रहती है कि या ट्रेनिंग टाइप नहीं रहती है, लेकिन जो हमारे यहाँ सीखने के लिए जो लोग आते हैं वो यहाँ बोट में फिशिंग करने के लिए जाते हैं। बाद में जो पूरा उसको मालूम पड़ जाता है समंदर में कैसे काम करना है, फिशिंग बोट कैसे चलानी है। बाद में वो पूरा वो फिशिंग का बोट है उसमें वो सर्विस कर सकता है, क्योंकि सर्विस के लिए जो आएगा इसमें जो वो रसोई बनाने का काम है वो कैप्टन होता है, उसका काम अलग होता है। कैप्टन का वाइस कैप्टन जो उसका होता है उसका अलग काम होता है। जो उसका क्रू होता है उसका अलग काम होता है। माछीमारी करने 15-20 दिन 25 दिन तक समंदर में रुकना पड़ता है। समंदर में रुक के कहाँ पे कितनी कैच मछली की आती है, कौन सी प्रकार की मछली आती है, वो मछली पकड़ने के लिए सब समंदर में सभी जगह पे जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ जखौ से लेके हमें महाराष्ट्र तक हमारी फिशिंग बोट जाती है। अच्छा, यहाँ से महाराष्ट्र तक आपकी महाराष्ट्र तक फिशिंग करने के लिए जाती है। गुजरात का जो समंदर है वो 1600 किलोमीटर का समंदर है, 160 किलोमीटर का जो समंदर है वहाँ तक तो हम लोग फिशिंग करते हैं। उसके बाद उसके आगे चले जाते हैं, वहाँ महाराष्ट्र के जो बॉर्डर आती है, महाराष्ट्र बॉर्डर के साथ महाराष्ट्र की फिशिंग बोट होती है उसके साथ भी फिशिंग करते हैं। गोवा की जो फिशिंग बोट होती है उसके साथ भी फिशिंग करते हैं। सभी मछुआरे मिलजुल के समंदर में अपनी मछुआरे सब मिलजुल के माछीमारी करते हैं और उसका जो व्यवसाय है वो अच्छी तरह से चलाते हैं। अच्छा, जैसे एक बोट है, ये जिस बोट पर हम खड़े हैं, ये बड़ी बोट में आएगी या छोटी बोट में आएगी? ये हमारी बड़ी बोट है। ये बड़ी बोट है। एक बार अमतेश जी इस कोने से इस कोने तक दिखाना आप। ये बड़ी बोट में काउंट होती है? ये बड़ी बोट में काउंट होती है। ये हमारी वुडन बोट है। अभी बोट में दो प्रकार की फिशिंग बोट हमारी चल रही है। स्टील बोट का तो यहाँ हमारे पास चलन नहीं है, क्योंकि हमारे पास वुडन बोट है और फाइबर बोट चलती है। और छोटी बोट जो चलती है वो छोटी बोट जो चलती है वो फाइबर FRP उसको बोलते हैं और OBM उसको बोलते हैं। OBM उस आउटबोर्ड जो मशीन होता है उसमें बाहर इंजन लगाया जाता है और ये बोट है उसमें अंदर इंजन लगाया जाता है। इसमें जो इंजन लगाते हैं वो 105 हॉर्स पावर से लेके 300 हॉर्स पावर तक का इंजन इसमें लगाया जाता है। जितनी बड़ी बोट उतना इंजन। उसके जो ट्रोलिंग करते हैं उसकी नेट भी बड़ी होती है और नेट को जो खींचना पड़ता है वो बोट में साथ में खींचते हैं और खींच के जो चलते हैं। और ये फिशिंग जो है वो ट्रोलिंग की फिशिंग है। ट्रोलिंग मतलब? ट्रोलिंग में जाल को खींचना पड़ता है। अच्छा अच्छा। हाँ, और जो दूसरा हम जाल बिछा के समंदर में हम फिशिंग करते हैं वो अलग तरीके से करते हैं। यहाँ इसमें जाल ऊपर लेके जाते हैं और समंदर में पूरा समंदर में हम जाल बिछाते हैं। और एक हुक लाइन फिशिंग है, जो हुक डाल के भी फिशिंग फिश कैच करते हैं। एक हो गई ये जाल आपने फेंका, एक होता है समुद्र में ऑलरेडी आपने नीचे जाल बिछा दिया और जाल खींचना पड़ता है नीचे से। अच्छा, नीचे से जाल खींचना पड़ता है ऊपर? हाँ, ऊपर नहीं, वो साइड में वो खींचते खींचते हमारा फिशिंग बोट चली जाती है। अच्छा, 2 फिशिंग बोट
रहता है? एक ही फिशिंग बोट। कैसे एक फिशिंग बोट पर? हाँ, उसका जो ट्रोल होता है वो ट्रोल पानी में डालते हैं, उसका वायर वो पानी में डालते हैं, उसमें जार बनती है और वो लगातार आगे खिंचता हुआ चला जाता है। चला जाता तो एक ये तरीका जितनी मछली फंसती है वो अंदर आ जाती है जाल। तो एक ये तरीका, दूसरा जाल फेंकने वाला, तीसरा हुक वाला। हाँ, तीसरा हुक वाला। उस तरीके से सब लोग अलग अलग तरीके से हम फिशिंग करते हैं। कभी कैसी फिशिंग करनी चाहिए। और छोटी बोट है वो तो जार समंदर में वो जार बिछा के माछी मारी कर, उसमें ये ट्रोलिंग नहीं होती है क्योंकि उसकी जो कैपेसिटी है वो नहीं है। जो फिशिंग बोट जिस तरह की होती है उस टाइप की वो फिशिंग करते हैं। मछुआरे भी जिस तरह की फिशिंग चाहिए उस तरह की फिशिंग करते हैं। उसका जो पगार है वो उसी तरह से उसका फाइनली होता है। 15,000, 20,000, 10,000, 25,000 पर प्रति व्यक्ति का जो रहता है। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइए, जैसे आपने बताया लकड़ी की बोट और अपने यहाँ लकड़ी की बोट ज़्यादा है और फाइबर, और अच्छा इन सब में अंतर क्या रहता है? सेफ्टी का या कुछ ऐसा अंतर रहता है? सेफ्टी के लिए जो लकड़ी की बोट होती है वो हमारी पुरानी होती है तो उसमें मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि लकड़ी वो खराब होती है, उसके लिए उसको मेंटेनेंस करना पड़ता है। जो फाइबर बोट है उसमें मेंटेनेंस बहुत कम आता है। एक बार हमने बना लिया तो 10-15 साल तक उसको कुछ करना नहीं पड़ेगा। इसमें जो हमें तेल लगाना पड़ता है, उसका जो नीचे चोपर लगाना पड़ता है, और दूसरा जो मेंटेनेंस यहाँ हर मानसून में हमें करना पड़ता है वो उसमें नहीं करना पड़ता है। वो पानी का जो सेफ्टी रहता है, नीचे से पानी अंदर आ जाता है समंदर का, वो उसमें फाइबर में नहीं आएगा क्योंकि वो पूरा पैक रहता है। और ये जो रहता है उसमें जो हमारा गैप रहता है वो गैप में से पानी आने की ज़्यादा आशंका ज़्यादा रहती है। कुछ भी खराबी आ गई तो पानी चला आता है वो उसका पंप तो रहता है पानी निकालने के लिए, पर ज़्यादा पानी आएगा तो हमारा फिशिंग बिगड़ेगा और बोट को यहाँ बंदर पे लेके आना पड़ेगा। अच्छा, एक बोट पर, बड़ी बोट पर कितने लोग काम कर सकते हैं एक समय में? हमारी बड़ी बोट है उसमें 7-8 लोग फिशिंग के लिए जाते हैं। 7-8 लोग जाते हैं। मैं एक बार छोटी बोट पर बात करके फिर आपके पास आता हूँ, है ना। अच्छा, छोटी बोट पर कितने लोग काम करते हैं एक बार में? 6 आदमी। 6 आदमी काम करते हैं। 3 से 6 आदमी। अच्छा, सेफ्टी का कोई अंतर रहता है क्या? छोटी बोट ज़्यादा सेफ या बड़ी बोट ज़्यादा सेफ, ऐसा कुछ? नहीं, सेफ तो कोई भी नहीं है, ऐसा समझो तो चलेगा। अच्छा, और छोटी जैसे बड़ी बोट पर कितना और छोटी बोट पर कितना एक बार में मछली कितना लेके आ सकते हैं, मतलब कितना मछली निकाल लेते हैं पानी से? वो तो कुछ नक्की नहीं रहता क्योंकि समुद्र में कैच मिलेगा क्योंकि उसका दिन है वो फिक्स है। ये कोई 1 दिन का करेगा, कोई 2 दिन का करेगा, कोई 4 दिन का करेगा फिशिंग। तो उसका पद्धति क्या है कि पानी में डालेगा गिल नेट, बाद में जितना उसमें आएगा वो लेके आएगा। उसका कैपेसिटी उठाने का 3 या 2-3 टन ऐसा उठा लेता है। और कभी कभी आता है 1-1.5 टन तक मच्छी आता है छोटे वाले में। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे एक बार का खर्चा पूरी बोट का, मान लो 6 आदमी जा रहा है छोटी बोट पर, तो पूरे 6 आदमी का सब खर्चा मिला के एक बोट का कितना पड़ता है? पूरा 6 आदमी का तो पगार उसमें नहीं रहता, उसमें पार्टनरशिप रहता है। और उसका मेंटेनेंस जो है, राशन है, वो पेट्रोल का सब मिला के टोटल मिला के 15-18 हज़ार 15-18 हज़ार रुपये एक टन का हम लगभग लग जाता है। और वो 1 टन कितने दिन तक चलता है? 3 दिन 4 दिन। 3 दिन 4 दिन चलता है। और उसमें लगभग मोटा मोटी मछली कितना वो अपने कमाई से बराबर निकाल पाते हैं कि नहीं? हाँ, निकल जाएगा उसमें, निकाल ही लेते हैं, है ना। अच्छा, जैसे छोटी बोट है आपने पानी में उतारी, उसके बाद क्या क्या चैलेंजेस होते हैं समुद्र में जाने के बाद? चैलेंजेस तो एक ही रहता है कि कभी अचानक हवा आ गई या मोजा हो गया, वो बाकी ये फिशिंग बोट है उसका नेट काट दिया तो नेट चला जाता है, तो उसमें लाखों रुपए का नेट यूज होता है। तो कभी चला भी जाता है, तो वो रहता है इसमें, वो रहता है। अच्छा, एक चीज़ मेरे और सुनने में आ रही है कि मछलियाँ चूँकि अभी क्या हो गया कि लंबा दूर जाके निकालनी पड़ती हैं, तो इस वजह से कई बार पाकिस्तान के बॉर्डर वाली जो चीज़ आती है कि पानी में तो ऐसा बॉर्डर कोई लाइन खींची नहीं होती है, तो कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि यहाँ मछली कम हो गई है केमिकल और इन सब चीज़ों की वजह से। क्या ऐसा ये सब, मतलब इसको थोड़ा सा विस्तार से बताइए। मछली कम होने का ज़्यादातर प्रॉब्लम तो पॉल्यूशन का है। जो गुजरात का जो समुद्र है 1600 किलोमीटर के समुद्र में जो इंडस्ट्री इसका जो वेस्ट निकलता है वो पूरा समंदर में डालते हैं। समुद्र में डालने की वजह से आज जो किनारे का जो भी पानी था वो पानी सब खराब हो गया। खराब होने के कारण जो मछली छोटी जगह पे रहती थी
वो मछली वहाँ पे नहीं मिलती है, क्योंकि हम पहले फिशिंग करने के लिए जाते थे तो यहाँ से हम 2 घंटा जाते थे और हमारी फिशिंग करते थे। अभी हम 2 घंटा जाते तो हमें कुछ कैच नहीं मिलता है, और जखो तक हमें जाना पड़ता है, पाकिस्तान बॉर्डर तक जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? वो हमारा रिस्क तो हम ले नहीं सकते। हम हमारा मछुआरे है, हम उसको तो हम भेज नहीं सकते। क्यों हम पाकिस्तान की जेल में भेजें? हमें यहाँ ही मिल जाता तो हम क्यों जाए? हमारी इतनी बड़ी बोट है, 50 लाख की बोट है, 50 लाख की बोट उधर भेजेंगे, वापस आएगी नहीं आएगी तो हम क्या करेंगे? इसलिए हमारे जो मछुआरे वो कैच के हिसाब से, जो जितना ज़्यादा कैच मिले उसके हिसाब से वो जखो तक जाता है, उसके आगे निकल जाता है। इसमें अभी जीपीएस आया, पहले जीपीएस नहीं था। जो पाकिस्तान कैप्चर कर ले, जीपीएस नहीं था। पाकिस्तान के मछुआरे भी साथ में वो फिशिंग करते थे, हमारे भी मछुआरे गुजरात के फिशिंग करते थे, क्योंकि मछुआरे को कोई दिक्कत नहीं थे, वो सब फिशरमैन थे। उसको जो फिश उनको मछली से मतलब है। हाँ, उसको तो मच्छी से मतलब है। उसको जो फिश चाहिए थी वो यहाँ पे मिलती थी, हमें जो फिश चाहिए वो भी वहाँ पे मिलती है। दोनों साथ में मिलजुल के सब करते थे। लेकिन जो वहाँ की मरीन सिक्योरिटी आ जाती थी तभी वो क्या करते हैं, सब इंडियन जो फिशिंग बोट है उसको उठा के ले जाते हैं। फिशरमैन के अलावा उसको कुछ नहीं मिलता। हमारा जो ये काम नहीं है, पाकिस्तान जो काम करता है वो हम नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे देश में ऐसा, हमारा जो देश का सिस्टम है ऐसा नहीं है। पाकिस्तान का अलग है, हमारा कल्चर अलग है, उसका कल्चर अलग है। बिल्कुल, हाँ। इसलिए हम उसी तरह से चलते हैं। लेकिन सभी लोग वैसे नहीं है। वहाँ के जो मछुआरे वो मछुआरे की तरह ही हमारे साथ पेश आते हैं। हमें कुछ चाहिए तो वो हमें देते हैं, उसको कुछ चाहिए तो हमारे पास से वो बोलते हैं। अच्छा, मतलब खाना पीना ये सब भी? खाना पीना, ये हमें बीड़ी पिला दो, चाय पत्ती दे दो, थोड़ा अगरबत्ती दे दो, नारियल दे दो। उसको शौक रहता है। जो सुगंधी अगरबत्ती आती है उसको वो बहुत पसंद है उन लोगों को। अच्छा, यहाँ भारत में जो सुगंधी अगरबत्ती मिलती है वो लोग वो मांगते हैं। हमें वो लोग क्या चाहिए, राशन में कुछ कमी है, चावल चाहिए तो वो देता है, ऑयल चाहिए वो देता है, लेकिन उसका कोई दूसरा गलत उपयोग नहीं करते थे। अभी क्या चल रहा है, जो आतंकवाद बढ़ने से हमारे मछुआरों को भी जोखिम हो गया कि हमारा मछुआरे में कोई आतंकवाद, जो पाकिस्तान की फिशिंग बोट में मछुआरा बन के आ गया तो हमारा जो मछुआरा है उसकी कौन संभाल लेगा? उसकी सेफ्टी की को भी दिक्कत? उसको तो कोई नहीं संभालेगा। हमारा कोस्ट गार्ड है, नेवी है, सब लोग हमें अलर्ट करता है कि भाई वहाँ पर मत जाओ, ये ऐसा है तैसा है। हमारा कोस्ट गार्ड एक बार बोलते हैं तो मछुआरे सब लोग जो फिशिंग करते हैं वो उसके सेफ्टी में आ जाते हैं, अपने एरिया में। हाँ, क्योंकि वहाँ अपनी कोस्ट गार्ड रहती है। कोस्ट गार्ड बोलती है यहाँ पे आप फिशिंग करो, उधर मत जाओ, यहाँ पे फिशिंग करो, हम साथ में हैं। कोस्ट गार्ड का पूरा सहकार रहता है, हमारी जो नेवी है उसका पूरा सहकार रहता है। इधर तक सब में आते हैं तो हमारे मरीन पुलिस का सहकार रहता है। अच्छा, जैसे इस तरफ आते तो मरीन पुलिस पूरा बोट की जांच से लेके हर चीज़ सेफ्टी का कंसर्न रखना, और कोस्ट गार्ड उस तरफ रखता है। यहाँ मरीन पुलिस जो कोस्ट के पास, और आप जब पानी में उतरे हुए हैं तो अगर बॉर्डर के पास जाएंगे तो गार्ड जो रहते हैं, कोस्ट गार्ड, क्योंकि उसका भी एरिया रहता है। जो मरीन पुलिस का काम है, जो किनारा के काम है वो ही करती है। वो जो हमारी फिशिंग बोट फिशिंग में से आए, मरीन पुलिस को डाउन हुआ तो वो देखेंगे कितने क्रू है, आपका आई कार्ड दिखाओ, आपका आधार कार्ड लाओ, जो भी आई कार्ड है वो चलता है हमारा, जो भी कागजात हैं। हाँ, वो फिशिंग बोट का जो लाइसेंस होता है वो दिखते हैं। अंदर जाके जो हमें फिश स्टोर करते हैं इसमें, उसमें भी देखते हैं कुछ गलत नहीं है ना। सो हमारा जो क्रू है उसको, वो चेकिंग तो हाँ, वो उसमें पूरा सहकार देता है। गलत काम तो करते नहीं। बिल्कुल। अभी समंदर में क्या चला है, ड्रग्स का चला है। इसी पर मैं पूछ रहा हूं। हमारा कोई फिशरमैन ड्रग्स का काम नहीं करेंगे, क्योंकि उसको वो लालच नहीं है। वो ड्रग्स के हिसाब से अपने देश में क्या नुकसानी होती है तो सबको पता है। आज मेरे घर में कोई ड्रग्स हो गया तो उसको क्या करेंगे? अच्छा, बोट्स पर तो कभी, छोटी बोट्स बड़ी बोट्स पर तो कभी ड्रग्स ऐसा कुछ अगर पकड़ा गया तो क्या होता है? नहीं, कुछ वो लेके कुछ वो काम ही नहीं करते। जो आते हैं वो विदेशी ट्रोलर आता है सब। अच्छा, जो विदेश से आता आते हैं वो लोग ऐसा काम करते हैं, लालच देते, गलत बोलते कि ये हमारा पार्सल है, वहाँ पे भेज दो इंडिया में, ये ले जाएंगे। पर हम कोई ले गया नहीं, कोई लेगा नहीं। क्यों लेगा भाई? अभी तो सबको मालूम पड़ गया कि वो ड्रग्स भेजता है। पहले पता नहीं था तो कुछ ना कुछ, चलो भैया हमारा रिलेटिव है तो चलो मैं उसको पहुंचा दूंगा, यहाँ आके ले जाएगा, तो उसको कुछ पता। ऐसा पहले भी नहीं होता था, क्योंकि कुछ लेती देती बंद करो। हमारा जो एसोसिएशन है उसको अलर्ट रहता है। वो हम यहाँ पे अभियान चलाते हैं, मछुआरों को जागरूक करते हैं। समंदर में कोई भी दिखे, विदेशी ट्रोलर दिखे, हमें बताओ। हम कोस्ट गार्ड को बताते हैं, नेवी को बताते हैं, आईबी को बताते हैं, रो को बताते हैं। सभी लोग यहाँ पर कनेक्ट में रहते हैं, क्योंकि जो देश की सुरक्षा के लिए जो सबसे पहले है वो पहला है जी, देश की सुरक्षा सबसे पहले। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे मछली लाने के बाद हम मछलियाँ सारे लोग लेके आए, मछुआरे लेके आए, फिर उसके बाद का क्या प्रोसेस रहता है? आगे मार्केट में भेजने का, या फिर देश में पूरे जाती होगी तो उसका क्या प्रोसेस रहता है? या यहाँ लाए फिर डॉक कैसे? हम जो फिशिंग करके समंदर में से आते हैं, बाद में यहाँ पे जो हमारी कंपनी है
प्रोसेसिंग कंपनी, उसमें पूरा प्रोसेस होता है। जो जो आइटम जो चलता है, वो स्क्विड है, कटल फिश है, रिबन फिश है, क्रोकर फिश है, वो सब अलग अलग तरह के जो फिशेस है, पॉम्फ्रेट है, वो अलग अलग तरह के फिशेस वो कंपनी में जाती, कंपनी वाला उसको परचेस करता है। परचेस करके बाद में वहाँ उसको पूरी तरह से क्लीन करके बाद में विदेश में एक्सपोर्ट करते हैं। चाइना, रसिया, यूरोप, विदेश में कहीं भी जगह और वो यहीं पर होता है पूरा प्रोसेस प्लांट में। प्लांट कहाँ पर है अभी? यहाँ बाजू में ही है, बाजू में प्लांट। स्टार में ही रहता है सब, पोरबंदर में, वेरावल में, सभी जगह पे है। वहाँ पर भी काम हम ही लोग सब करते होंगे, जो आपस के फिशरमैन और सभी लोग। नहीं, उसका जो स्टाफ अलग ही रहता है। स्टाफ अलग है। हाँ, उसका जो प्रोसेसिंग करने का स्टाफ रहता है वो कंपनी में पूरा काम करते हैं। कितना टन मच्छी आता है, उसको 50 टन आया, 100 टन आया, 200 टन आया, जितना टन आएगा उसका वो प्रोसेसिंग करके कोल्ड स्टोरेज में पूरा जमा करेगा। बाद में कंटेनर भर के उसको जहाँ का ऑर्डर होगा वहाँ पे भेजेंगे। जितने के जैसे बोलो कि भाई रसिया का ऑर्डर है तो रसिया भेजेगा, चाइना का ऑर्डर है तो चाइना कंटेनर जाएगा। यहाँ पिपावा पोर्ट रहता है गुजरात में, वहाँ कंटेनर पूरा भेजते हैं। वहाँ से वो शिप आता है, उसमें वो अलग देश में लेके जाते हैं। अच्छा, जैसे एक चीज़ बताइए, कोई सीजन भी रहता है क्या मछलियों का, कि सीजन में अच्छी मछली ज़्यादा मात्रा में मिल रही है या किसी में कम? नहीं, हमारा तो जो मछली का सीज़न 1 अगस्त से जो चालू होता है, शुरुआत में जो हम फिशिंग के लिए जाते हैं, वो मछुआरे हमारा, हमें कैच का थोड़ा लालच रहता है कि जो अभी मानसून में बंद था हमारा समंदर, बारिश के समय में बंद हो जाता है, इसलिए हमें कैच अच्छा मिलेगा। पर पहले जो कैच मिलता था वो अभी नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारा जो फिशिंग बोट है उसमें 4 लाख का खर्चा रहता है। एक बड़ी फिशिंग बोट में 4 लाख का 4 लाख का खर्च रहता है। और 2 लाख की जो फिशिंग लेके आया तो हमें 2 लाख का नुकसान होगा। वो उसकी पूरी सीजन में हमें भरपाई नहीं होगी। तो इसके लिए सीजन का इंतजार करते हैं। हम इंतजार करते हैं। अगस्त से कब तक का? अगस्त से या जून तक। अगस्त से जून तक अच्छा सीजन रहता है। वो जून तक का हमारा मछली चालू। अच्छा सीजन तो नहीं रहता है, क्योंकि जो ठंडी का जो मौसम आता है तो ठंडी के मौसम में हम मछली नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पूरा कैच नहीं मिलेगा। वो पानी का टेम्परेचर के हिसाब से जो मच्छी है वहाँ पे हमें नहीं मिलती। फिर हमारा फिशिंग जो मछुआरा है उसको रोजगार के लिए हमें फिशिंग बोट चालू रखनी पड़ती है, क्योंकि हम पूरे सीजन के लिए उसको लेके आते हैं यहाँ फिशिंग करने के लिए। और 9 महीना यहाँ पे जो फिशिंग करेगा तो उसको इतना पगार मिलेगा। कुछ नहीं होगा तो हम बंद करके उसको घर भेज देंगे। इसीलिए चालू रखना होगा। इसीलिए चालू रखना। तो कब तक, कौन सा सीजन, कौन सा सबसे बेस्ट होता है, इन महीनों में सबसे अच्छा निकलता है? अगस्त से लेके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक। 3 महीना भरपूर तो नहीं रहता है। अच्छा, हाँ। लेकिन हमारा गुजरान चला रहता है। अच्छा, मतलब आराम से गुजारा होता रहता है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे अगर बोट के बारे में आप बता दें। हम लोग जिस बोट पर खड़े हैं, जैसे मुझे ये दिखाई दे रहा है, ये क्या एरिया है, इसको क्या बोलेंगे? इसको हमें केबिन बोलते हैं। उसका कंट्रोल का इसमें रहता है। उसमें उसका स्टीयरिंग रहता है, इंजन का सब कंट्रोल ऊपर में रहता है। और यहाँ ड्राइवर जो इनको ड्राइव करेंगे, हाँ, वो हमारा कैप्टन है ना, वो उसको बोट का कैप्टन रहता है। इसमें ड्राइवर नहीं रहता है। मतलब वही कैप्टन। कैप्टन। और नीचे इसमें इंजन रहता है। अच्छा, ये क्या, ये इंजन? विंच। ये इसमें जब वायर रोप आता है इसमें, वो उसको हम पानी में डालते हैं। अच्छा, वो वायर को पानी में उसमें वो नेट बनता है। और ये इसमें उठाने के लिए, उसको आगे पीछे करने के लिए इंजन से कनेक्ट है। इंजन से कनेक्ट, इसको ऊपर करेगा तो ये चालू होगा, ये घूमेगा, ये वायर रोप है उसमें वो आ जाएगा। अच्छा, और उसके साथ हमारा नेट भी ऊपर आ जाएगा। नेट भी ऊपर आ जाएगा। और पूरा कंट्रोल इसमें रहता है। वो सब एक आदमी, एक कैप्टन पूरा चला लेता है, उसको सहयोगी भी? हाँ, उसका असिस्टेंट भी होता है, उसको हेल्प करता है। और सब लोग इसमें ही सोते हैं। इसमें खाना बनाने के लिए आगे हम जगह रखते हैं, उसमें खाना बनाते हैं। कहाँ पर खाने वाली जगह, कहाँ पर? ये छोटा सा है। एक बार दिखा देंगे मुझे? हाँ, छोटा सा है। अच्छा, इसमें वो कोयले और उससे बनता होगा? हाँ, वो चूल्हा चलता है हमारा। वो लकड़ी से पूरा चलाना पड़ता है। अच्छा, क्योंकि इसमें यहाँ पे जो हमारा जो रसोई बनाने वाला इधर बैठ के इसमें रसोई बना देगा, रोटी बनाने बड़ा मुश्किल होती होगी ना, पानी में तो बोट हिलती होगी फिर? कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें। अच्छा, पानी में हिलती है पर इसमें दिक्कत नहीं होती है। ये रखना ही इसी तरह के पड़ता है। क्योंकि एक टाइम में जो खाने का बनाना है वो एक टाइम में बनेगा। सुबह का नाश्ता भी बनेगा, दोपहर का खाना भी बनेगा और रात का भी बनेगा। कितने दिन तक बोट रहेगी पानी के अंदर, यहाँ से निकलने के बाद? 20-25 दिन तक लगातार पानी के अंदर रहेगी? पानी के अंदर। अच्छा, और फिर 20-25 दिन बाद वापस आएगी। उसमें पूरा आइस रहता है, डीजल पूरा रहता है। अच्छा। वो जो सबका खाने का सामान है वो पूरा रहता है। तो ये डीजल से, ज़्यादातर बोट डीजल से चलती है। डीजल की समस्या, हम जो डीजल महंगा है इसलिए तो हमें बहुत दिक्कत हो रही है फिशिंग करने में। अच्छा, डीजल महंगा होने की वजह से? डीजल महंगा होने की वजह से हमारा पूरा फिशिंग नहीं हो रहा। क्योंकि पहले जो डीजल सस्ता था तो हमें अच्छा था, क्योंकि जो मछली का रेट है वो वहाँ पे ही है, वो नहीं बढ़ता है। जो बढ़ेगा तो हमें उसके हिसाब से मिलेगा। डीजल के हिसाब से
सब दूसरी चीज़ आती है, जो भी हमारा नेट आता है, बोट का स्पेयर पार्ट आता है, लेबर चार्ज है, वो सब बहुत महंगा हो जाता है। लेकिन डीजल का तो रेट वही ने वही रहता है। आज 90 रुपीज़ डीजल का जो है, तो हमें 3000 लीटर डीजल चाहिए, तो 3.25 लाख का तो डीजल ही हुआ, और 2 लाख की फिशिंग करके ही आएगी फिशिंग बोट, और 3000 हमारा डीजल खर्च हो गया, तो बाद में हम क्या करेंगे? कितनी नुकसान है। और बाकी लागत आइस की नुकसानी, जो हम सब खाने पीने के सामान देता है उसकी नुकसानी। आइस में खाने पीने का सामान रखते होंगे ताकि खराब ना वो हो। तो ऊपर ही रहता है। फिर आइस में क्या रहता है? पीस आता है वो फ्रेश खाता है, आइस में सिर्फ वेजिटेबल आता है, वो वेजिटेबल। वही मैं बता रहा था कि आइस में तो वो खाना जाता होगा ना जो फिशरमैन्स खाएंगे। हाँ, वो उसमें वो थोड़ा रखते हैं। बाकी आगे का हमारा जो स्टोर रूम है उसमें चावल रहता है, सब ग्रेन फूड सब इसमें रहता है। अच्छा, और मैं वो बड़ा सुनता हूँ जैसे फिल्मों में हम देखते हैं कि समुद्र में डाकू आ गए, तो ऐसे कभी फिशरमैन्स को सामना करना पड़ता है कि डाकू या डकैत टाइप कुछ आ गए हैं कि जो समुद्री लुटेरे हैं? ये ऐसा यहाँ पे गुजरात में नहीं है, गुजरात में। महाराष्ट्र में भी नहीं है। कभी कभी ये जो यहाँ से विदेश में जाते हैं, जो सोमालिया साइड है, वहाँ का जो सोमालिया का जो लोग है, वहाँ हथियार लेके वो लूट करने के लिए आते हैं। वो इस छोटी बोट को नहीं बोलेगा, छोटी बोट तो वहाँ पे हमारी जाती ही नहीं, क्योंकि वो जो बड़ा बड़ा वेसल जाता है उसको वहाँ से वो ज़्यादा बड़े जहाज जाता है, हमारी बोट लेके जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। खंदरी नहीं मिलेगी उसको, क्योंकि यहाँ पे जो समंदर है, या समंदर में कोई फिशिंग करने के लिए कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि हमें लूटपाट करने का कभी डर नहीं है। हाँ, कभी किसी की बोट की टक्कर हो गई तो आपस में वो झगड़ा हो जाता है, और हम सब लोग उसको सुलझाते हैं, वहाँ पे बात करते हैं, उसका जो खर्च होता है वो दे देते हैं। चलो भाई 10,000 का आपको अच्छा, नुकसान। समुद्र में वहाँ उधर नेटवर्क आता है, मोबाइल नेटवर्क आगे जब जाते वो हैं? पूरे समंदर में नहीं आता है, यहाँ से 10-12 नॉटिकल माइल में वो आता है, उसको किनारे पे जो वो बाहर निकल जाए तो VHF हम यूज़ करते हैं। अच्छा, वॉकी टॉकी। VHF है, वॉकी टॉकी है। VHF से पूरा इंटरनेशनल चलता है उसमें VHF हमारा, क्योंकि उससे हम कोस्ट गार्ड का भी VHF का जो चैनल रहता है उसमें हम कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ हेल्प चाहिए, कुछ बोट में खराबी आई, कुछ पानी आया, बोट अकस्मात से डूबने लगी, तो जो उसका इसमें जो क्रू है उसको बचाने के लिए हम पूरा मेहनत करता है। जैसे कभी इमरजेंसी हुई तो VHF के थ्रू ही इमरजेंसी के समय में यहाँ जो आपके कैप्टन या फिर क्रू मेंबर होंगे उनके वो कांटेक्ट करते हैं आप लोगों से या कोस्ट गार्ड से? एक दूसरी बोट से हेल्प ले लेते हैं। पानी आने लगा तो हम दूसरी बोट हमारे सामने कहीं पे है तो उसको हम हेल्प बोल के वो आ जाएगी तुरंत। वो क्या दिक्कत है, कैसे पानी है, तो वो हेल्प करेगा, पूरा बोट को बचाने की कोशिश करेगा। जो उसमें जो लोग हमारा खलासी आर्मी रहते हैं, क्रू, उसको बचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके लिए जो जान हानि नहीं होनी चाहिए। साधन तो फिर हो जाएगा, लेकिन जो एक बार आदमी चला गया तो वो वापस नहीं आ सकता, वो वापस नहीं आ सकता। में ढूंढ भी नहीं सकते उसको। एक मुझे आखिरी सवाल ये है कि पाकिस्तान की आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में पहले ज़्यादा पकड़े जाते थे, अब तो खैर इतना ज़्यादा GPS और ये सब बढ़ गया है तो बहुत कम संख्या हो गई है कि पाकिस्तान में बोट का पकड़ा जाना। पर अभी भी कई मछुआरे होंगे जो पाकिस्तान में बंद हैं, मतलब है काफ़ी बड़ी संख्या है जिन मछुआरों की पाकिस्तान में बंद है। उनके परिवार वालों से भी आप लोग मिलते होंगे, सब साथी संगी साथी ही होंगे, तो क्या मतलब उन सबको लेकर क्या प्रोसेस अभी चल रहा है ना पाकिस्तान से छुड़ाने के लिए? पाकिस्तान को छुड़ा, पहले हमारी जो बोट वहाँ पाकिस्तान में कैप्चर होती थी तो पहले बोट के साथ सब लोग आते थे। हमारे जो मछुआरे भाई है पाकिस्तान में, वो बोट साथ में लेके आते थे। हम लोग यहाँ ऊपर से जाते थे, बोट का मेंटेनेंस करते थे, वो सब हमारा जो क्रू है उस साथ में आके बोट की मरम्मत करके फिर वहाँ से बोट के साथ लेके आते थे। लेकिन जब से गवर्नमेंट ने ये बंद कर दिया, लास्ट टाइम में 2013 में मैंने प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह से बात की थी, वहाँ उस टाइम 57 बोट को रिलीज़ किया था। उसके बाद का जो 22 बोट था वो अभी तक नहीं आया। अच्छा, 13 के बाद से कोई रिलीज़ नहीं हुआ? नहीं रिलीज़ हुआ। 13 का जो रिलीज़ हुआ था वो 2014 में वो यहाँ पे आया। और बाद में जो हमारा जो फिशरमैन है वो हमारा अटारी वाघा बॉर्डर पे आते हैं, वो लोग वहाँ पे उसको ट्रेन में भेजते हैं, उसकी सज़ा पूरी हो जाती है, बाद में उसको ट्रेन में भेजते हैं। यहाँ हमारा फिशरीज डिपार्टमेंट है, वो फिशरीज डिपार्टमेंट वहाँ पे जाके सभी लोग को पहचान के इधर ले लेते हैं। अभी आपके साथ के कितने लोग हैं वहाँ पाकिस्तान की जेलों में लगभग? अभी तो ज़्यादा नहीं है, करीब 200 के आसपास। 200 लोग। और कब से हैं ये लोग? वो तो 2 साल हो गया, किसी को 3 साल हो गया। गवर्नमेंट जैसे प्रोसेस करेगी उनके, अभी वो 35 लोग आने वाले थे, वो भी नहीं आए। क्योंकि वहाँ से जो रिलीज़ करेगा गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट काम करती है। पाकिस्तान को भारत सरकार बोलेगी और पाकिस्तान एक्सेप्ट करेगी, बाद में उसको रिलीज़ करेगा, रिलीज़ करके इधर भेजेगा। हम आके उसको उसका परिवार के साथ लेने आएंगे सब लोग वाघा बॉर्डर पर। हाँ, वाघा बॉर्डर से यहाँ गुजरात में वेरावल, गुजरात में, सोमनाथ में। अच्छा, और अभी लास्ट में कब ऐसा हुआ है कि आपके सुनने में आया कि फलानी बोट पकड़ी गई है पाकिस्तान में? लास्ट में तो ऐसा लास्ट टाइम तो अभी 2 बोट गई थी,
जो फिशिंग करती थी, वो उसका बोट का हमें कांटेक्ट नहीं हो रहा था, और थोड़ा दिन के बाद हमें पता चला कि वो पाकिस्तान कैप्चर करके। कब की बात है? वहाँ तो उसको तो 3-4 महीने हो गया। तो वहाँ जो कैप्चर होती है ना बोट, वो पाकिस्तान यहाँ इंडिया में वो कांटेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि इतना बोट हम लेके आए हैं पाकिस्तान में। वहाँ की बॉर्डर में गवर्नमेंट को मालूम हो, तुरंत मालूम करा देते। मालूम कर वो तो कोस्ट गार्ड हमें भेजती है कि इतना बोट उठा के ले गया। कोस्ट गार्ड की बात होती है, नेवी की बात होती है, सभी जो एजेंसी है उसको तो पता लग ही रहता है सब में। अच्छा, हम लोग भी जो पकड़ते हैं उनका हम भी तुरंत बताते होंगे उनको। तुरंत मालूम पड़ जाता है सब में। लेकिन एक तरीके से वो ये बॉर्डर वाली समस्या अभी भी है कि बोट पे खतरा एक रहता है कि गलती से पाकिस्तान की सीमा में, क्योंकि पानी में से कोई बंधा हुआ तो है नहीं, भले जीपीएस है अलार्म करने के लिए, पर फिर भी कभी निकल गए तो वहाँ पकड़ लिए जाते हैं। क्योंकि जानबूझ के, तो आपने बताया कि इतना कोई कमाई भी नहीं है कि जानबूझ के कोई रिस्क लेके पाकिस्तान बॉर्डर में चला जाए। क्योंकि वहाँ जो समंदर तो ऐसा है, पूरी तरह आपको पानी दिखेगा, उसमें कुछ नहीं दिखेगा। पानी में कोई बॉर्डर लाइन नहीं है, कोई मार्किंग नहीं है। वहाँ मार्किंग होगा तो पता चलेगा कि यहाँ बस यहाँ से आगे जाना मना है, लेकिन सबको पानी पानी ही दिखेगा। मैं एक ग्राउंड में आपको छोड़ दूँ और बोलूँ कि चलो आप दौड़ते जाओ और 100 मीटर पे खड़ा हो जाना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि 100 मीटर कहाँ पूरा हो गया। वो तो पूरा ओपन ग्राउंड है, वहाँ 100 मीटर का पता नहीं चलेगा। वहाँ मार्किंग होगा तो आप वो लाइन पे खड़ा होगे। मैं समझ गया कि लाइन अगर खींची है तो समझ आ गया। अब लाइन, क्योंकि समंदर में लाइन खींच नहीं सकते, इसीलिए थोड़ा समस्या, थोड़ी समस्या और दिक्कत बहुत बड़ी है। जी। मैं भास्कर भाई से, भास्कर भाई गए क्या हमारे? अच्छा, भास्कर भाई चले गए, चलिए कोई बात नहीं। मैं एक लास्ट सवाल पूछूंगा आपसे, उसके बाद हम ख़त्म करते हैं। अच्छा, मेरा सबसे आखिरी सवाल यही है कि जो इनकम है, जो फिशरमैन्स की इनकम है, प्लस आपने बताया कि उनको डेली वेजेस मिलते हैं, इस तरीके से पूरा फिशरमैन्स की इनकम पिछले कुछ समय में बढ़ी है या नहीं? फिशरमैन की इनकम बढ़ी नहीं, अपन कम हुई है। अच्छा, और जो बोट ओनर जो 2-3-4 लाख रुपए कमा लेते वो नहीं कमा लेते। हमारे जो मछुआरे आते हैं उसको तो हमें वेतन देना पड़ता है, वो देना ही पड़ता है। क्योंकि हमारा जो फिशिंग का है, पूरे सीजन में हमारे 35 लाख का जो फिशिंग का बिजनेस हुआ, 35 लाख में से हमारा खर्च ही निकल गया कितना, तो 36 लाख हो गया। 1 लाख का लॉस होगा। अभी ऐसे हम 6-7 साल से ऐसे ही चला रहे हैं। सबकी रोजगार के लिए ऐसे बहुत चलता रहेगा। मेरा भी रोजगार, मेरा भी घर चलेगा, उसका भी चलेगा। लेकिन पहले जो हम फिशिंग में इनकम करते थे वो इनकम अभी नहीं है। क्योंकि जब से डीजल महंगा हुआ है तब से हमारी पूरी इनकम थी वो डीजल में समा जाती है। तो फिशरमैन का मेन कंसर्न क्या क्या है? डीजल महंगा होना और डीजल महंगा, डीजल की वजह से, और सब कुछ महंगा हो गया डीजल की वजह से। अच्छा, एक मतलब भाड़ा ही बढ़ गया पूरा सब। हाँ, पूरा डीजल के हिसाब से ही पूरा महंगा हुआ। ट्रांसपोर्टिंग महंगा हुआ, उसका स्पेयर पार्ट महंगा, इसका नेट महंगा हो गया, सभी का रेट बढ़ जाता है, शॉपिंग करना भी महंगा हुआ एक तरह से, सब महंगा हो जाता है। और दूसरा कोई कंसर्न आपका? दूसरा तो ज़्यादा फिशरमैन का तो बहुत ही प्रॉब्लम है। बताइए ना, बताइए कुछ, बहुत ही प्रॉब्लम है। बताइए कुछ क्योंकि फिशरमैन का अभी जो ये सीजन चालू है तो फिशरमैन पूरी बोट नहीं चल सकती है। पहले एक बोट अभी बंदर में नहीं दिखती थी, अभी हमारा पूरा बोट या बंदर में रहता है। क्यों रहना पड़ता है उसको? हमारा जो 50 लाख का साधन, हम उसको कैसे मतलब आप कह रहे हो पहले यहाँ ऐसे खड़े नहीं दिखते थे, हमेशा तैरते रहते थे? हाँ, हमें राह देखनी पड़ती थी कब बोट आएगी। अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों हुआ फिर? क्यों खड़ा करना पड़ा? ये महंगा, ये सब महंगा होने की वजह से। अच्छा, क्या पर वो काउंट के हिसाब से कि जब पता है कि उतना खर्चा निकल आएगा तभी बोट भेजी जाती है, नहीं तो नहीं? बोट मैंने भेजी, उसका खर्चा मैंने किया 4 लाख रुपए का, और 3 लाख का फिशिंग है तो 1 लाख का नुकसान हुआ। 4 लाख का फिशिंग है तो सरबड़ हुआ। फिर दूसरी फिशिंग हमने भेजी तो 2 लाख की फिशिंग आई, तो फिर पैसा कहाँ से निकालेंगे? मेरे पास पैसा जितना है मैं वो डालता हूँ, बाद में आशा रखता हूँ कि वो मुझे मिल जाए अच्छा केस, लेकिन नहीं मिलता तो हम क्या करते? 6-7 साल से तो ऐसे ही चल रहा है सब। अच्छा, अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे अभी आपके यहाँ तो पोरबंदर में बाई इलेक्शन भी है, पोरबंदर सीट पे जो अर्जुन मोडवडिया जी कांग्रेस से के MLA थे, वो छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ गए और इस समय प्रत्याशी भी हैं, है ना? और लोकसभा चुनाव भी है, दोनों हैं यहाँ पर, विधानसभा भी, लोकसभा भी। विधानसभा का बाई इलेक्शन है, तो फिशरमैन वोट किस तरीके से करते हैं? फिशरमैन सारे मिलकर वोट करते हैं पार्टीज़ को या क्या? फिशरमैन का हमारा जो लोग फिशिंग में होते हैं, वो जो वोटिंग का डेट होता है 7 तारीख का, जो हमारा इलेक्शन है 7 तारीख को हमें वोटिंग करने का है। लेकिन जो लोग समंदर में वो वोटिंग नहीं करेंगे। अच्छा, जो लोग ऊपर आ गए और पोरबंदर के जो लोग हैं वो पोरबंदर में वोटिंग करेंगे, और जो बाहर से आए हुए हैं? बाहर से वो वोटिंग नहीं कर सकता। अच्छा, हाँ, दक्षिण गुजरात से जो लोग आते हैं रोजगार के लिए, दक्षिण गुजरात मतलब वो सूरत और ये आसपास का जो एरिया है, भरूच, वो वलसाड, नवसारी डांग, महाराष्ट्र से आते हैं, वो वोटिंग करने नहीं जा सकते।
और यहाँ का आसपास का हमारा दूसरे डिस्ट्रिक्ट में से आते हैं, वो भी यहाँ से छोड़ के वो नहीं जाए, क्या जाने क्या आने का। हम तो बोलते हैं कि वोटिंग करके चलो आ जाना, लेकिन इसी तरह वो फिशरमैन सब समंदर में रहते तो पूरा फिशरमैन सब फिशिंग नहीं करते हैं। बोलता है तो वो बोट ओनर पूरा वो हमारा कम्युनिटी यहाँ पे ऊपर है, वो सब पूरा अच्छा, आप लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर, चूंकि शिपमेंट वाला जो विभाग है वो भी हमारे मनसुख मंडाविया जी के पास है, तो उनको आप लोगों ने कभी अप्रोच किया, अपनी समस्याओं को लेकर बताया मंत्री जी को? हमें हमारी जो मंत्री जी को जो हमारी दिक्कत है वो हम बताते रहते हैं, क्योंकि हमारी समस्या जो उसको नहीं बताए तो उसको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन हम जब भी बताते हैं लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आता, इतना साल हो गया कोई रिजल्ट नहीं आया। पोरबंदर की जो ये पुराना हमारा बंदर है, वो तो हमारा जो पोरबंदर का जो यहाँ का राजा था तब का ये चल रहा है सब लोग, ये तो सबसे पोर्ट जूना बना हुआ है, लेकिन उसके बाद उसमें कुछ सुधार नहीं आया। जो सुधार आना चाहिए था वो नहीं आया। पहले शिपिंग का अच्छा पोर्ट था, वो शिपिंग इतना, ये वाला पोर्ट कौन सा है? ये तो ये फिशर के लिए, फिशरमैन के लिए अभी पोर्ट, फिशरमैन पोर्ट हाँ, बोलते पहला यहाँ से एक्सपोर्ट जो इंपोर्ट का जो होता था वो बहुत अच्छा होता था। अच्छा। क्योंकि सभी तरह के विदेश से जो माल मंगवाते थे यहाँ पोर्ट में खाली लेकर आते, उसको यहाँ खाली करते थे, यहाँ से सबको भेजने का वो विदेश में भेजते थे। लेकिन अब तो सिर्फ ये बिजनेस फिशिंग का ही रह गया, दूसरा सब बिजनेस ठप हो गया इतने साल में। अच्छा, तो ये सारी समस्याएं हैं जो आपने बताई हैं। ठीक है, मुझे समझ आया। एक चीज़ बता दी, ये बड़ा मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, बड़ा क्यूरियोसिटी हो रही है, ये क्या है ये उसको मास बोलते हैं। हाँ, ये सपोर्ट के लिए रखते हैं सब। अच्छा। हम नेट उठाने के लिए जो पीछे भी है, हाँ, वो क्रेन जिस तरह काम करती है ना लोड उठाने के लिए, उस तरह ये देसी है हमारा है। अच्छा। यहाँ उसका उधर से रोप आएगा, इसमें रोप आएगा, बाद में वो विंच में जाएगा, वो विंच घूमेगा, इसमें खींचेगा, उसमें से ऊपर उठाएगा और यहाँ तक आएगा। हाँ, यहाँ से वो सपोर्ट के लिए सब, सपोर्ट के लिए। अच्छा, जैसे वो क्रेन ऐसे काम करता है तो ये इस तरीके से पीछे हमारा डेरिक बोलते हैं हम उसको। इसका ये सपोर्ट, हम आगे से पूरे पीछे तक उसका सपोर्ट रखना पड़ता है। पीछे हमने 2 टन वजन उठाया तो टूटना नहीं चाहिए, इसके लिए जो लोखंड का जो है ना ये सब बंधा हुआ उसका सपोर्ट रखते हैं हम। अच्छा, इसमें दूसरा कोई सपोर्ट नहीं मिलता है हमें। अच्छा, तो ये पूरे एक तरीके से फिश है। अभी ये फिलहाल काफ़ी टाइम से मुझे लग रहा है ये वाली फिश नहीं गई है ना पानी में, ये वाली फिश? ये नहीं, ये तो पूरा सीजन से बंद है। अच्छा, ये पूरा एक पैसा ही नहीं तो वो कहाँ से चलाएगा। सॉरी, ये बोट काफ़ी समय से नहीं गई तो ये इसीलिए तरह से बंद है। बाकी ये सारी बोट हैं जो आगे जो खड़ी हैं वो जाती हैं। हाँ, वो थोड़ी बहुत चालू है, बाकी सब बंद है। अच्छा, थोड़ी बहुत चालू है, बाकी सब बंद है। चलिए, ऐसे ही पड़ा रहेगा ना तो उसमें भी हमें हर महीने 15-20 हज़ार डालना पड़ता है। क्यों? खड़े खड़े भी? हाँ, खड़े खड़े भी। क्यों उसका इंजन चालू करना पड़ता है उसका। अच्छा, ताकि बिल्कुल जंग खा के बर्बाद ना हो जाए। बंद नहीं, उसमें जो नीचे से थोड़ा पानी आने लगता है, उसको पानी को रोज निकालना पड़ता है। अच्छा, ये खड़ा है पानी के ऊपर तो पानी आने लगेगा। थोड़ा थोड़ा पानी आता ही रहता है वुडन के हिसाब से। और इसमें तेल लगाना पड़ता है। 2-3 महीने में अभी जो तेल लगे उसमें कुछ नहीं दिखाई देगा अभी तो, क्योंकि सूखा दिख रहा है बिल्कुल। सूखा वो आएगा, वो 2-3 महीने के बाद वो फिर करेगा, वो 2-3 महीने जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा। समझ आया मेरे को। चलिए, मैंने आपसे बात किया अमतेश भाई, हम लोग बोट के ऊपर खड़े हुए थे। ये बड़ी बोट है, छोटी बोट और होती हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि आखिरी तक कई सारी बोट्स खड़ी हुई हैं। झंडे कई सारे दिखाई दे रहे हैं बोट पे लगे हुए। ये झंडे मार्क के लिए हैं कि हाँ भाई हम इस देश के बोट हैं, और मतलब कई मालिक के भी अपने अपने झंडे रहते होंगे कंपनीज़ के। तो हमने फिशरमैन्स की समस्याओं को समझा, हमने बोट के बारे में समझा, और हम उम्मीद कर रहे थे कि हम आपको चलती हुई बोट पूरा दिखा पाते, लेकिन उसके लिए हमारे पास समय की भी थोड़ा सा कमी थी। तो कोशिश रहेगी अगली बार मैं जब भी आऊँगा तो बोट चलते हुए दिखाऊंगा, आपको समस्याएं बताता रहूँगा लोगों की। इसी तरीके से जैसे हमने फिशरमैन की आपको समस्या बताई, हम लोगों की समस्याएं अब तक पहुँचाते रह रहे हैं। और चुनाव यात्रा हमारी जारी है गुजरात की, और भी वीडियोज़ हमारे आते रहेंगे। गुजरात में 7 तारीख को चुनाव है, और चुनाव यात्रा का ये मेरा अंतिम वीडियो है, क्योंकि गुजरात में 5 तारीख को प्रचार रुक गया, तो 5 तारीख को हमने फिर अपनी चुनाव यात्रा भी रोकी है। ठीक है, हम अगले दूसरे चरणों में और भी जगहों पर जाते रहेंगे। लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा लगातार जारी है, आप वीडियोस देखते रहिएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी अमतेश, मेरा नाम है उदय भटनागर, और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप।